28 फरवरी 2026 की सुबह ठीक 8:10 पर तेहरान में सुप्रीम लीडर के दफ्तर पर अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। कुछ ही घंटों में दुनिया को पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में ईरान के सबसे ताकतवर नेता और सबसे बड़ा लीडर आयतुल्ला अली खamenei मारे जा चुके हैं। यह कोई मामूली मौत नहीं थी, यह एक जंग की शुरुआत थी। लेकिन इस हत्या के ठीक 4 महीने और 5 दिन बाद 4 जुलाई 2026 को ईरान ने अपने मारे गए नेता को वो विदाई दी जो शायद इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक जनाजों में गिनी जाएगी। करोड़ों लोग सड़कों पर थे। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि तेहरान में पहुंचते हैं। ईरान के सड़कों से नारा गूंजता है, इंतकाम इंतकाम। इससे पहले हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर क्यों इस जनाजे को इतना टाला गया, क्यों दुनिया के बड़े देश, यहां तक कि सऊदी, कुवैत, कतर, जिसको ईरान का कट्टर दुश्मन माना जाता है, जिस पर ईरान ने कई हमले किए, वो भी इसमें शामिल हुए। और अब जब खamenei नहीं रहे तो ईरान की कमान किसके हाथ में है और वो कितना ताकतवर है, आज की इस रिपोर्ट में हम पूरा सच, पूरे फैक्ट के साथ समझेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। ईरान की सत्ता को समझने के लिए एक बात जाननी जरूरी है कि वहां राष्ट्रपति सबसे ताकतवर पद नहीं होता है। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम लीडर, यानी सर्वोच्च नेता। सेना, न्यायपालिका, विदेश नीति और परमाणु कार्यक्रम सब कुछ सीधे इसी पद के नियंत्रण में होता है। 1989 में इस्लामी क्रांति के जनक आयतुल्ला खamenei के निधन के बाद अली खamenei ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बने और करीब 37 साल तक इस पद पर रहे। इन 37 सालों में अमेरिका को चुनौती देना हो या मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना हो, हर बड़े फैसले के पीछे यही एक शख्स सबसे प्रभावी था। 28 फरवरी 2026 को ईरान युद्ध का पहला दिन था। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने महीनों तक आयतुल्ला अली खamenei की लोकेशन ट्रैक की। जिस दिन उनके वरिष्ठ अधिकारियों की एक अहम बैठक होनी थी, उसी वक्त सटीक हमला किया गया। इस हमले में सिर्फ खamenei ही नहीं, उनकी बेटी, दामाद, बहू और उनकी नन्ही पोती भी मारी जाती है। ईरान सरकार ने 1 मार्च को उनकी मौत की पुष्टि की और 40 दिन के शोक व 1 हफ्ते की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की। यहां एक जरूरी बात निष्पक्षता के साथ जानना बेहद जरूरी है कि खamenei के मौत की खबर पर ईरान के अंदर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। जहां एक तरफ लाखों लोग शोक में सड़कों पर उतरे, वहीं तेहरान के कुछ हिस्सों में जश्न मनाए जाने की भी खबरें आईं। यह दिखाता है कि ईरान की जनता अपनी सरकार को लेकर पूरी तरह एकमत नहीं है। सरकार से नाराजगी भी थी। 8 मार्च 2026 को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने खamenei के बेटे मुज्तबा खamenei को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया। हालांकि उनके सेहत को लेकर भी कई अटकलें लगती रही हैं, क्योंकि वे शुरुआती महीनों में सार्वजनिक रूप से कम ही नजर आए। आमतौर पर इस्लामी परंपरा में जो दफन करना और जनाजा का होता है वो बहुत ही जल्दी किया जाता है, लेकिन खamenei का जनाजा मार्च में तय होने के बावजूद 4 महीने तक टलता रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी जारी जंग। लगातार बमबारी और तबाही के बीच इतना बड़ा सार्वजनिक आयोजन करना मुमकिन नहीं था। सुरक्षा का भी बड़ा खतरा था। अगर ईरानी नेता इतनी बड़ी भीड़ के बीच खुलेआम आते तो हमले का जोखिम कई गुना बढ़ सकता था। आखिरकार अप्रैल में सीज फायर हुआ और जून में एक समझौता ज्ञापन MOU पर बात बनी, जिसके बाद जनाजे की तारीख 4 से 9 जुलाई 2026 तय हुई, यानी 6 से 7 दिन का लंबा राष्ट्रीय शोक कार्यक्रम। यह जनाजा एक शहर तक सीमित नहीं रहा। तेहरान इमाम खamenei ग्रैंड मुसल्ला में ताबूत रखे गए। 24 घंटे लोग आखिरी दीदार के लिए आते रहे। भीड़ ने अमेरिका को मौत, इजराइल को मौत के नारे लगाए और ट्रंप की तस्वीर पर
पत्थर मारने की एक प्रतीकात्मक रस्म भी निभाई गई। कुंभ ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है, जहां जमकरान मस्जिद में नमाज जनाजा हुई। नजफ और करबला पार्थिव शरीर को इराक ले जाया गया, जहां इराकी राष्ट्रपति और सरकार ने खुद स्वागत किया। मशहद 9 जुलाई को इमाम रजा दरगाह के पास उनके अपने जन्म स्थान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरानी सरकार का अनुमान था कि इस पूरे आयोजन में 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। अगर ये सच साबित हुआ तो ये ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आयोजन होगा और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा होगा। अब बात उस चीज की जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को चौंकाया है। 100 से ज्यादा देशों से प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचे। हालांकि पश्चिमी देश लगभग पूरी तरह गैर हाजिर रहे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद पहुंचे। पाकिस्तान अमेरिका ईरान सीजफायर में मध्यस्थ भी पाकिस्तान ने किया था। रूस सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव भी शामिल हुए। चीन के वरिष्ठ नेता ही वे नेशनल पीपल्स कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचे। भारत से बिहार के राज्यपाल और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, साथ में विदेश राज्य मंत्री पवित्रा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके अलावा तुर्की, अफगानिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, इराक, कतर, ओमान, सऊदी अरब, क्यूबा और सर्बिया जैसे कई देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ये दिखाता है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान को पूरी तरह अलग थलग करना नामुमकिन है। तो ये सिर्फ एक जनाजा नहीं था, ये एक जंग, एक हत्या और एक सत्ता परिवर्तन की पूरी कहानी थी। खamenei की मौत के बाद अब कमान उनके बेटे मुस्तफा खamenei के हाथ में है, लेकिन जंग के घाव, आर्थिक संकट और सामाजिक असंतोष, ये चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। क्या ईरान अमेरिका से बातचीत की मेज पर लौटेगा या टकराव और बढ़ेगा? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर ये गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं कामरान सैफ, मिलते हैं अगली वीडियो में।